पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेपाल में आज जो कुछ भी हो रहा है, वजह सोशल मीडिया बैन एक वजह नहीं दिखाई देती है। उसके लिए आपको 3 सितंबर 2025 की एक तस्वीर याद करनी पड़ेगी, जब नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि नेपाल चीन के बहुत करीब जा चुका है और ऐसे में अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या अब नेपाल की धरती चीन और अमेरिका की जंग का एक नया स्थान बन गई है? क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसे हालात देखे हैं जब पाकिस्तान चीन और अमेरिका के लिए जंग की जमीन बनी थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव वाली स्थिति थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा था। उस दौरान पाकिस्तान का खूब सपोर्ट चीन ने भी किया था और अमेरिका ने तो इतना सपोर्ट कर दिया कि एसी मुनीर व्हाइट हाउस में जाकर नाश्ता करते हुए नजर आए हैं। तो हमने पाकिस्तान में ऐसे हालात देखे हैं, श्रीलंका की धरती पर भी ऐसे हालात देखे हैं, बांग्लादेश की धरती पर भी ऐसे हालात देखे हैं, जहां पर उस देश के अंदर उथल पुथल तो मची, लेकिन कहीं न कहीं असली जंग दुनिया की 2 बड़े ताकतवर देशों के बीच रही। वो देश चीन और अमेरिका रही। तो क्या अब नेपाल वो धरती बन गई है जहां से चीन और अमेरिका आपस में अपनी जंग लड़ेंगे? चलिए विस्तार से बताते हैं। सितंबर की शुरुआत में दुनिया के 26 देशों के नेता चीन में दिखाई दिए, शक्ति प्रदर्शन किया। इन्हीं में से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल दिखे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते ओली शर्मा की तस्वीरें पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई और इस तस्वीर ने बता दिया कि चीन के करीब अब नेपाल हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की इसी ताकतवर परेड के महज 5 दिन बाद ही नेपाल जल उठा। अब सवाल उठने लगे कि आखिर नेपाल में संसद पर हमला किसने करवाया? क्या ये महज केवल सोशल मीडिया बैन की वजह से था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऐसे तमाम 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए जो अमेरिका के हैं। उसके बाद बवाल मच गया और उग्र प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई और स्थितियां इतनी खराब हुई कि सोशल मीडिया बैन सरकार को हटाना पड़ गया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा भी दे दिया। तो तमाम सवाल उठने लगे कि शी जिनपिंग से मिलने के 5 दिन बाद ही ऐसा नेपाल में कैसे हो गया? वहीं जब नेपाल की युवा पीढ़ी सड़क पर उतरी, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, उन्होंने इस तरीके का तांडव किया कि नेपाल सरकार अपने घुटनों पर आ गई और लगातार प्रदर्शन होने लगे। तो युवाओं के सपोर्ट में दुनिया बोलने लगी और जो सोशल मीडिया बैन किया गया उससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दरअसल यहाँ पर यह गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी कंपनियां नेपाल में बैन की गई थी, वहीं चीन का ऐप टिकटॉक लगातार वहां पर चलता हुआ नजर आया। सरकार के फैसले के बाद टिकटॉक नेपाल में एकमात्र बड़ा प्लेटफॉर्म बचा था, यानी अमेरिका के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंपनियां नेपाल ने बंद कर दी थी, लेकिन चीन के ऐप टिकटॉक को नेपाल सरकार ने नहीं बंद किया। इससे सरकार को जवाब देना पड़ा कि आखिर जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विरोध में थे तो टिकटॉक क्यों नहीं बंद किया गया है, केवल अमेरिकी कंपनियों को ही क्यों बंद किया गया? अब ऐसे में नेपाल में अशांति फैली तो फिर तमाम वही सवाल उठने लगे कि क्या चीन के ऐप को नहीं बंद किया जाना चाहिए था? वहीं सोशल मीडिया बैन से शुरू हुए इस प्रदर्शन में भ्रष्टाचार और असंतोष भी जुड़ गया। नेपाल में पहले भी युवाओं ने राजशाही की बहाली की मांग को लेकर खूब प्रदर्शन किया था, तब भी सोशल मीडिया ने आंदोलन को हवा दी थी और माना जा रहा है कि उसी अनुभव से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार सोशल मीडिया को बंद किया। लेकिन वहां पर भी डबल स्टैंडर्ड नजर आया, क्योंकि अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए लेकिन नेपाल में चीन के नहीं ऐप बंद हुए। एक और बात समझिए, नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म कर दी गई। इसके बाद संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य देश बना दिया गया।
लेकिन तब से लेकर अब तक 17 साल में 11 सरकारें बदल चुकी हैं। राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रहती है। कब कौन वहां पर सत्ता में आ जाए, कौन प्रधानमंत्री पद से हट जाए, किसी को पता नहीं है। इस बीच नेपाल में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। भारत से बेहतर संबंध रखने वाली राजशाही वाली नेपाल अब भारत से भी दूर जा चुका है और लिपुलेख दर्रे ने भारत और नेपाल के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल 2008 तक भारत के साथ अच्छे संबंध रखता था, जिस नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का संबंध रखता था, वो नेपाल अब भारत से दूर जा चुका है और चीन के करीब है। और उसके कई कारण हैं। चीन कैश में मदद करता है। चीन कई तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स भी नहीं लगाता है नेपाल पर। चीन BRI प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी मदद करता है और नेपाल भी चीन की मदद करता है। ऐसे में नेपाल में चीन ने अपने तमाम तरीके के काम शुरू कर दिए हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स पर चीन काम कर रहा है और इस वजह से चीन और नेपाल की दोस्ती बढ़ गई है। और ये बात निश्चित तौर पर अमेरिका को पसंद नहीं आई और अमेरिका से लड़ाई पिछले लंबे वक्त से नेपाल की चल रही है। कई ऐसे समझौते हुए हैं जिस पर बात नहीं बन पाई और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में आप जानते हैं कि जिस देश से उनकी बात नहीं बनी, वहां के क्या हालात कर दिए गए हैं। जो बाइडेन के कार्यकाल में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, वो चाहे श्रीलंका की बात हो, पाकिस्तान की बात हो या फिर फिलहाल में बांग्लादेश की बात हो। जिन्होंने भी अमेरिका की नहीं सुनी, चीन के करीब गए, उनको यही खामियाजा भुगतना पड़ा। तो नेपाल सरकार ने क्या डबल स्टैंडर्ड अपनाते हुए सोशल मीडिया बैन किया था? टिकटॉक खूब चल रहा था, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब सब कुछ बंद कर दिया गया था और इस तरीके से 26 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे। तो क्या अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई? तो जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है वो महज केवल सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं हो रहा है। वो दो देशों के बीच युद्ध की जमीन भी बन गया है, वो चीन और अमेरिका है। अब ये समझिए कि क्या कुछ हुआ अभी तक नेपाल में युवा सड़क पर उतरे, संसद भवन पर उन्होंने हमला कर दिया, 20 लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में जेनजी आंदोलन अराजक रूप ले चुका है। जेनजी यानी 20 से 30 साल के युवा प्रदर्शनकारियों ने महज 2 दिनों में प्रधानमंत्री केपी ओली को नेपाल के सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महज 24 घंटे में नेपाली युवाओं का विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। काठमांडू का नियंत्रण फिलहाल सेना ने अपने हाथ में ले लिया है और नेपाली सेना के प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है। हालांकि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होता नहीं दिखा है। काठमांडू में मंगलवार को कर्फ्यू लगा दिया गया था, फिर भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों और झड़पों की खबरें आई है। इससे पहले मंगलवार शाम यहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को काठमांडू स्थित संसद भवन पर धावा बोलते हुए आग भी लगा दी। इसके अलावा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास भी धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई। इस जेनजी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के घर में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। यहाँ सिंह दरबार के नाम से प्रसिद्ध केंद्रीय सचिवालय आग की लपटों में धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। सरकार से जब स्थिति नहीं संभली तो सेना को उतारना पड़ गया है और आदेश दे दिया गया है कि जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे उसे गोली मार दिया जाए। ऐसे में भारत भी सतर्क हुआ है। उस बीच और भारत ने अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बाकी अब देखना होगा कि ये लड़ाई कब तक चलती है। सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया है जो अमेरिकी कंपनी थी। क्या अमेरिका इससे शांत बैठ जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? नेपाल में ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो नजर आ रहा है कि नेपाल में जो लड़ाई चली आ रही है वो सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और चीन की है और धरती नेपाल की। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।